Hi everyone, this is Pallavi once again signing in from तमन्ना वानी। जो पिछला वीडियो मैंने बनाया था उस वीडियो पर मैंने बात की थी एक ऐसे रिश्ते की जिस रिश्ते की शुरुआत एक ही समय में एक ही पल में होती है, लेकिन फिर भी दोनों रिश्तों में बहुत अलगाव रहता है। दोनों रिश्तों को तौलने का जो मापदंड है वो समाज का बहुत अलग होता है। उसी कड़ी के दूसरे पहलू पर बात करने के लिए आज मैं आप सबों के साथ हूं। वो रिश्ता जिस पर हमने बात किया था वह रिश्ता है पति और पत्नी का। पिछले वीडियो में मैंने बताया कि सुबह उठते ही एक ही पल में एक रिश्ता बनता है, चाहे वो किसी भी मेथड से बने, किसी भी विधि से बने। आप सिंदूरदान करते हैं, आप अंगूठी बदलते हैं, आप निकाह करते हैं, आप कबूल करते हैं, कुछ भी करते हैं, किसी भी विधि से करने के बाद आप जब पति पत्नी बनते हैं तो उसी पल पे जो लड़का है वह पति बनता है और लड़की पत्नी बनती है। लेकिन अचानक से रात में जब सोकर वह सुबह उठते हैं तो दोनों की ही दुनिया एक तरह से बदल जाती है। पत्नी का जो सब कुछ होता है वह अलग हो जाता है और कहीं ना कहीं पति की भी पूरी जिंदगी बदल जाती है। पत्नी पर मैंने पिछले कड़ी में बात की थी, उसका लिंक मैं नीचे दे दूंगी। अब मैं बात करती हूं इसके एक और पहलू पर। वैसे कहा जाए तो पति पत्नी एक सिक्के के दो पहलू नहीं हैं, वो एक ही चीज के एक ही पहलू हैं। एक साथ शुरू हुआ रिश्ता जो एक साथ चलता है, पर क्यों वो नदी के दो किनारों की तरह चलते हैं जो कभी मिल ही नहीं पाते। अगर हम समाज विज्ञान की तरफ बढ़े और एजुकेशनिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, समाज वैज्ञानिकों की बात को मद्देनजर रखते हुए अगर हम बात करें तो यह कहा जाता है कि जो परवरिश होती है, हम बचपन से जिस तरह से जिस माहौल में देखते हैं, अगर हम सोशल लर्निंग थ्योरी की बात करें, गॉट्स्की की या फिर पियाजे की थ्योरी या किसी की भी बात करें, तो आप उस पर थोड़ा सा गौर करें। जो हम बचपन से देखते हैं, कहीं ना कहीं जो समाज हमें बनाता है वो कहीं ना कहीं हमारे मस्तिष्क में बैठा रहता है और भविष्य हमारा बहुत हद तक उससे निर्धारित होता है। तो हमारा जो समाज है ना, वो एक अजीब तरीके के अलगाव के साथ चलता है। वो जब हमारा जन्म होता है तो जैसे मैं हमेशा कहती आ रही हूं और बायोलॉजिकली भी यह प्रूव्ड है कि किसी भी घर पे एक शिशु का जन्म होता है, अ चाइल्ड इज बॉर्न। हम उन्हें क्या करते हैं, हम उनका लिंग निर्धारण कर देते हैं। सामाजिक तौर पे उनका जेंडर, उनको हम लोग जेंडर में डिवाइड कर देते हैं और फिर हम कहते हैं या फर्स्ट जेंडर है या सेकंड जेंडर है और वह थर्ड जेंडर है। तो मैं इस वक्त थर्ड जेंडर की बात नहीं करूंगी, क्योंकि यह जो पति पत्नी का रिश्ता है वो फर्स्ट और सेकंड जेंडर पे समाज के द्वारा बनाया जाता है। तो फर्स्ट और सेकंड जेंडर की बात करें तो फर्स्ट जेंडर में मेल को रखा जाता है और यहीं से अलगाव की शुरुआत हो जाती है। प्रायोरिटी हम मेल को देना शुरू कर देते हैं और सेकंड जेंडर पे हम फीमेल को रखते हैं और फीमेल्स का जो काम होता है वो सेकेंडरी काम हम दे देते हैं उनको। तो जब हम बड़े होते हैं, जैसे जैसे हम बड़े होने लगते हैं, हम यह महसूस करते हैं कि हम लड़का हैं, वो लड़की है, या वो लड़की हम, मतलब हम हमारे अंदर वो जेंडर वाली फीलिंग आने लगती है। हमें समाज हर पल बताता है कि ब्लू जो है वो लड़कों का पसंद है। अब देखिए ना, पिंक बस चल रही है, पिंक ऑटो, पिंक बस, क्यों? ब्लू बस, ब्लू ऑटो क्यों नहीं? क्योंकि पिंक को एक सॉफ्ट कलर माना जाता है और लड़कियों को एक सॉफ्ट जेंडर माना जाता है। समाज में यह माना जाता है कि वो सॉफ्ट होती हैं और मर्दों का कलर ब्लू होता है और ब्लू को माना जाता है कि कलर जो बोल्डनेस का प्रतीक होता है, कहीं ना कहीं वो बोल्ड होते हैं, उनके अंदर एक मर्दानगी होती है। अब लड़का जो है वो मर्द बनना चाहता है कि नहीं चाहता है ये हम नहीं सोचते, लड़की औरत बनना चाहती है या नहीं चाहती हम नहीं सोचते। हम उसके अंदर ये क्वालिटीज इम्बीब करते हैं, उनके अंदर ये क्वालिटीज इंड्यूस करना शुरू कर देते हैं कि तुम मर्द हो, तुम औरत हो, और धीरे धीरे तुम लड़का लड़की की फीलिंग पर हम उनका काम शुरू करते हैं
और फर्स्ट और सेकंड पोजीशन ही हम सेकंड दे देते हैं महिलाओं को, लड़कियों को, और फर्स्ट पोजीशन ही हम मेल को दे देते हैं। और फिर हम धीरे धीरे वर्क को डिवाइड करना शुरू करते हैं, काम को डिवाइड करना शुरू करते हैं। तो जब हम काम को डिवाइड करना शुरू करते हैं तब क्या होता है, काम को डिवाइड जब हम करते हैं तो हम लड़कों को बाहर का काम दे देते हैं। जैसे अगर आप 20 साल की लड़की हैं और आप कॉलेज जा रही हैं, लेकिन आपका भाई 10 साल का है। अब ये मत कहिएगा कि 20 साल की लड़की और 10 साल का भाई क्यों है, ये समाज में आम है, क्योंकि लड़कों को जन्म देना प्रायोरिटी में माना जाता है। भले ही 10 लड़कियों के बाद एक लड़के का जन्म हो, उससे विनर माना जाता है फाइनली। अगर वो परिवार में एक लड़का का जन्म होता है 5 लड़की, 6 लड़की, 8 लड़की के बाद, तो वो परिवार विनर होता है फाइनली। आई डिड इट, आई एम अ बॉयज फादर और बॉयज मदर, ये वाला कॉन्सेप्ट आता है। अब जो वो लड़का है उसे बचपन से कहा जाता है कि देखो तुम जो हो ना, लड़कियों की तरह मत रहो, तुम लड़कों की तरह रहो। उसे कहा जाता है तुम बाहर का काम करो। अब 20 साल की जो लड़की कॉलेज जा रही है, उसके साथ उसका 10 साल का भी भाई अगर जाता है तो घर वाले सुरक्षित महसूस करते हैं, आखिर एक मर्द तो साथ है ना। अब वो लड़का जो है उसके अंदर भी वो वाली फीलिंग आती है कि चलो मैं प्रोटेक्ट कर रहा हूं, और लड़की है उसके अंदर फीलिंग आती है कि हमें प्रोटेक्शन की जरूरत है, सुरक्षा की जरूरत है। समय के साथ वही लड़का बड़ा होता है और उसके ऊपर जिम्मेवारी डाल दी जाती है कि देखो तुम्हें कमाना है। अगर तुम्हारी बहन का या तुम्हारी दीदी जो है या तुम्हारी भाभी है वो अगर नौकरी नहीं भी करेंगी तो चल जाएगा। मुझसे तो अक्सर लोग कहते हैं ये चीज, नौकरी क्यों कर रही हैं आप, अपने शौक के लिए कर रही हैं ना। हाँ, आपको भी थोड़ा बहुत पैसा हो जाता है, चलिए मन लग जाता है। अब कैसे समझाऊं मैं कि मन लगाने के लिए नहीं, अपनी आइडेंटिटी के लिए भी नौकरी की जाती है। लेकिन क्या होता है कि समाज ये मान के चलता है कि अगर आपका पति कमा रहा है या आपके पिता कमा रहे हैं या आपके घर में कोई मर्द कमा रहा है तो औरतों को कमाने की कोई जरूरत नहीं है। तो औरतों की प्रायोरिटी यानी लड़कियों की प्रायोरिटी, औरत बोलना भी मैं एक हिंसा में मानती हूँ, क्योंकि औरत होती नहीं है, लड़की का जन्म होता है, हम उसे औरत बनाते हैं, या लड़के का जन्म होता है उसे हम मर्द बनाते हैं। तो मर्द बोलना या औरत बोलना भी मैं एक तरह का हिंसा मानती हूँ, छिपी हुई हिंसा का ये रूप है, औरत और मर्द। ये जो भाषा वैज्ञानिक हैं उनसे मैं कहूंगी कि इसके लिए भी कोई शब्द ढूंढने की कोशिश करें, क्योंकि ये एक औरतानापन और मर्दानापन बड़ा अजीब लगता है, ये शब्द ही बहुत अजीब है। तो भाषा वैज्ञानिकों से मेरी गुजारिश है कोई नया शब्द बनाने की कोशिश तो करें, एक कोशिश बस। अब सवाल है कि हम धीरे धीरे करके, मेरा जो कल्चर है वो मुझे मर्द बना रहा है और मुझे औरत बना रहा है। एक औरत और एक मर्द का कंस्ट्रक्शन होता है, सोसाइटल कंस्ट्रक्शन। अब लड़कियों को जब लड़कियों का घर में जन्म होता है तो घर वाले सबसे ज्यादा क्यों दुखी हो जाते हैं, अब शादी करनी पड़ेगी। अभी जन्म हुआ है लेकिन शादी के लिए दहेज के लिए रकम शुरू हो जाती है जमा करना। घर वाले लड़के की पढ़ाई और लड़की के दहेज के लिए पैसा जमा करना शुरू कर देते हैं और धीरे धीरे करके उन पैसों में बढ़ोतरी होती है। लड़की एक लायबिलिटी हो जाती है और लड़का जो है वो आपका एक एसेट है। लड़का आपकी कमाई है, बुढ़ापे का लाठी है, और लड़की वो एक बोझ है, उसका बेसिक काम है खाना बनाना। तो जो पूरा का पूरा हमारा जो सोसाइटी है वो लड़कियों को ढाल देता है खाना बनाने पर। आप खाना कैसा बना लेती हैं, आपकी बेटी खाना बना लेती है ना। जब भी लड़की लड़का देखने, जो बहुत टिपिकल चीज है उन पर मैं बात पहले भी कर चुकी हूँ और हमेशा करती रहती हूँ, लड़का और लड़की को देखने की संस्कृति। एक पूरा झुंड आता है लड़की की तरफ से, एक पूरा झुंड आता है लड़के की तरफ से, और साथ में सहमी हुई लड़की और मर्द बना लड़का आता है, और दोनों एक दूसरे से पता नहीं क्या बात करते हैं 2 सेकंड के अंदर, और फिर दोनों समाज के तौर पे ये बोल दिया जाता है कि अब तुम्हारी शादी हो जाएगी, शादी तय, डन। फिर दहेज पर बात होती है, और कहीं पर तो मैंने सुना है कि बैल का जो दाम तय हो गया सो हो गया, अब वो बैल है लड़का। तो ये जो बैल बनाने की संस्कृति है लड़के को, और लड़की को गाय बनाने की संस्कृति है, लेकिन हम भूल जाते हैं गाय के पास भी सिंग होता है। तो हम लड़कियों के उस सिंग को काट देते हैं और उसे गाय बना देते हैं। उसे हम ये समझाते हैं कि देखो तुम खाना अच्छा बनाओ, मर्द के पेट से ही दिल का रास्ता है, मतलब मर्द जितना खाएगा उसका दिल उतना ही सॉफ्ट होगा।
बड़ा अजीब अजीब सा कॉन्सेप्ट है, ये सारा मुहावरा हमारे समाज में प्रचलित है। तो फाइनली शादी तय होती है और रिश्ता तय हो जाता है और एक मर्द और औरत में परिवर्तित लड़का और लड़की हो जाते हैं। अब औरत चूंकि अपने घर में बचपन से देखती आ रही है, उसकी नानी, उसकी दादी, उसकी माँ, उसकी भाभी, उसके घर के जितनी भी औरतें या उसके आसपास के समाज के जितनी आंटी, चाची, दीदी, बहन, भाई जो भी हैं, सब, सॉरी भाई नहीं, बहनें जितनी हैं, सब बेसिक जो काम कर रही हैं वो है खाना बनाना, घर संभालना। उसके साथ साथ नौकरी भी कर रही हैं। कुछ तो बहुत बड़े बड़े पोस्ट पे हैं, आईएएस के भी पोस्ट पे हैं, कुछ संसद भी संभाल रही हैं, लेकिन अल्टीमेटली घर आके वो खाना बना रही हैं। मुखिया पति का तो कॉन्सेप्ट आपने सुना ही होगा, बहुत प्रचलित है मुखिया पति। अब देखिए, वो खाना बनाना और घर संभालने को अपना धर्म मान रही हैं और उनका ये मानना है कि जब मैं शादी कर रही हूं तो शादी के लिए आप जब भी लड़का ढूंढते हैं तो कैसा लड़का ढूंढते हैं? अगर आप अपनी बेटी के लिए ढूंढ रहे हैं या अपनी बहन या किसी के लिए भी ढूंढ रहे हैं या अपने आसपास के समाज में किसी लड़के की शादी होती है तो आप क्या देखते हैं? लड़का सरकारी नौकरी तो कर रहा है ना, लड़के का बैंक बैलेंस कितना है, और उसके हिसाब से दहेज भी तय होता है समाज में। तो दोनों ही चीजें गलत है, दहेज का कॉन्सेप्ट भी, और हम लड़के को एक एसेट की तरह तौल के लाते हैं कि लड़का जो है वो मेरी बेटी के, मतलब एक बोझ, जो कहते हैं ना एनर्जी जो ट्रांसफॉर्म होता है, एनर्जी कभी क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं होता, एनर्जी ट्रांसफॉर्म हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, हम अपना जो पोटेंशियल एनर्जी है, यानी जो पिता या माता के ऊपर जो बेटी का बोझ है, वो बोझ हम उठा के क्या करते हैं, उसको एनर्जी को ट्रांसफर करते हैं और वो ट्रांसफर कर देते हैं उसके पति के पास। अब लड़की हो गई ससुराल की, लड़की हो गई पति की। अब पति पत्नी का जो रिश्ता एक साथ शुरू हुआ है, हम उसे शुरू ही नहीं होने देते। हमारा समाज जो है ना, सुबह उठते साथ पत्नी को पत्नी और पति को पति बना देता है। पति के अंदर वो मर्दानगी जगाने का काम हमारा समाज करता है। तुम मर्द हो, अब ऐसा मत कुछ कर देना कि पहले ही रात में तुम्हारी पत्नी तुम्हारे कब्जे में, तुमको कब्जे में कर ले, तुम्हें उसे कब्जे में करना है। एक गेम होता है जिसमें अंगूठी ढूंढा जाता है, दूध के परात में दूध डाल के उसमें अंगूठी ढूंढा जाता है और कहा जाता है कि जो अंगूठी पहले ढूंढ लेगा कब्जा उसी का जिंदगी भर रहेगा। मैं समझ नहीं पाती हूँ कि जो रिश्ता एक साथ शुरू हुआ है उसमें कब्जे की मेंटालिटी क्यों है। ये कब्जा मैंने रिश्तेदारों पर सुना था कि वो जायदाद पे कब्जा कर रहे हैं, ये पत्नी पे कब्जा और पति पे कब्जा क्यों? अब होता क्या है कि पति जो है वो सुबह उठ के पत्नी को घर का काम पे लगा दिया जाता है कि सबसे पहले उसे चूल्हा छूने का रस्म किया जाता है, जो सबसे बेकार रस्म है। चूल्हा छूना मतलब कि आपकी जिंदगी खत्म। अब आप उस चूल्हा आपकी जिंदगी है, और पति को कहा जाता है अब तुम्हें नौकरी करना है, तुम्हारे ऊपर दोहरी जिम्मेवारी है। माँ बाप की जिम्मेवारी तो है ही, अब तुम्हारे ऊपर तुम्हारी पत्नी की भी जिम्मेवारी है। अब वो पति बेचारा इस जिम्मेवारी की बोझ से दब जाता है। एक रात पहले वो स्वच्छंद घूम रहा था, अपने दोस्तों से बात कर रहा था, मस्ती कर रहा था और कमा रहा था, उसे खर्च भी कर रहा था, लेकिन अपने लिए खर्च कर रहा था। अब उसको कहा जाता है कि अब तुम्हारे ऊपर एक जिम्मेवारी आ गई है, तुम्हें उसे निभाना है। अब तुम रो नहीं सकते, तुम हंस नहीं सकते, तुम्हारे अंदर एक पर्सनालिटी डेवलप करना है, वो पति वाली पर्सनालिटी। अब समाज जो है, दोस्त भी वही निर्मित होते हैं, वहीं पे उसी समाज में हैं, उन्हें भी यही सब चीजें पसंद हैं। अगर जयमाल जैसा रस्म होता है, कोर्ट मैरिज तो खैर कहना ही नहीं, अगर कहीं कोई कोर्ट मैरिज कर लिया जाए तो उससे बोला जाता है भाग गई थी क्या। कोर्ट मैरिज तो हमारे समाज में अभी तक वैध नहीं है, पता नहीं कोर्ट में भी वैध है कि नहीं, क्योंकि मैंने जज और वकील को भी देखा है फुल ऑन डेस्टिनेशन वेडिंग करोड़ों खर्च करके करते हुए। तो मैं नहीं समझ पाती हूँ कि कोर्ट मैरिज कोर्ट में भी वैध है कि नहीं। हाँ, बस पासपोर्ट और नौकरी के लिए कहीं कहीं वैध दिखता है, अदरवाइज कोर्ट मैरिज का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। तो जब आपकी सुबह में शादी होती है तो आप, मतलब जब आपकी शादी होती है तो फिर जयमाल जैसे रस्म होते हैं। जयमाल में कहा जाता है झुकना नहीं। अब वहीं से उसके अंदर पतित्व शुरू हो जाता है और पत्नी के अंदर वो पत्नीपन शुरू हो जाता है। उसे लगता है मुझे जिंदगी भर झुकना है, मुझे दबना है। लोग मजाक उड़ा रहे हैं, हंस रहे हैं, शादी दो लोगों की हो रही है, मगर वहां दो लोग कहीं नहीं है,
वो दोनों तो ना खा रहे हैं ना पी रहे हैं, वो रात भर जगे हुए हैं, फिर धक्का देके उन्हें रूम में बंद कर दिया जाता है। दो अनजान इंसान एक रूम में बंद रहते हैं रात भर, फिर सुबह उठते हैं, सुबह उठ के फिर रस्म शुरू हो जाता है, बहुत सारा रस्म। उन्हें तो मौका ही नहीं मिलता, और तब तक कहते कहते छुट्टी खत्म हो जाती है, क्योंकि भाई अब अगर आप नौकरी करें तो छुट्टी तो खत्म हो जाएगी, और जब छुट्टी खत्म हो जाती है तो पति नौकरी पे, पत्नी अपनी नौकरी पे, यानी घर संभालने की नौकरी पे। और अगर वह घर में काम कर भी, मतलब अगर वो नौकरी कर भी रही है, कंटिन्यू कर रही है, ससुराल वालों के बहुत मेहरबानी पर, क्योंकि परमिशन दिया है, ससुराल वाले बहुत प्रोग्रेसिव हैं, तो पत्नी को नौकरी का परमिशन देते हैं, तो फिर वो घर और नौकरी दोनों के बीच में पिसना शुरू हो जाती है। तो यहाँ पति पत्नी का टाइम कहाँ मिला? समाज ने पति को पति बना दिया और पत्नी को पत्नी बना दिया। रिश्ता एक साथ शुरू हुआ, पता ही नहीं चल पाया। अब पति एक पैरासिटिक रिलेशनशिप को ढो रहा है, उसके अंदर एक भावना है कि उसे कमाना है। अब वो कमाने के लिए रात दिन एक किया हुआ है, और फिर पत्नी का डिमांड आ जाता है, अब पहली तीज है, अब घर वाले भी कहते हैं नहीं नहीं पहली तीज है, तीज में ये करना है वो करना है, पहला कोई भी करवा चौथ है, या बहुत सारे फेस्टिवल होते हैं, पहली ईद है, पहला क्रिसमस है पहला गुरु नानक जयंती, कुछ भी है। मतलब पति का ये धर्म है कि वो पत्नी को हर त्योहार पे, हर चीज पे, हर बर्थडे पे गिफ्ट ला के दे, खरीद के दे, वो एक लायबिलिटी बन जाती है उसकी। फिर पत्नी को मायके जाना है, अब जब मायके जाना है तो पूरा का पूरा सामान दे के जाना है, क्योंकि नाक नहीं कटनी चाहिए। ये जो हमारी नाक है ना, वो शादी के दिन ही कट जाती है, क्योंकि जिस दिन से ये पैरासिटिक रिलेशनशिप शुरू होता है ना, परजीवी जो होते हैं वो आपको सिर्फ खाते हैं, और दोनों के बीच का रिश्ता कभी एक जैसा हो ही नहीं सकता। रिश्ते में सिम्बायोटिक रिलेशन की जरूरत है, पैरासिटिक रिलेशन की नहीं। आप भी करें, हम भी करें, दोनों मिलके करें। तो हम क्या करते हैं कि हम में एक साइकिल का पहिया लगा देते हैं और एक ट्रक का पहिया लगा देते हैं। उस ट्रक के पहिए पे कहते हैं कि पूरे ट्रक की जिम्मेवारी लेके चलो, और साइकिल का पहिया बिल्कुल कमजोर सा आराम सा चलता है, वो बस खाना बनाने के काम में आता है। अब वो भी खाना बनाते बनाते इतना ऊब जाता है कि उसे समझ ही नहीं आता यार कितना खाना बनाऊं, क्या मेरा जन्म खाना बनाने के लिए हुआ था? एक पढ़ी लिखी सुसंस्कृत लड़की जो कम से कम एमएससी की है, एमए की है, बीएड या कुछ भी कोई भी डिग्री ली हुई है या कुछ भी पढ़ी हुई है, क्या कहीं के भी सिलेबस में ये लिखा रहता है कि खाना कैसे बनाना है, कढ़ाई कैसे धोना है, या फिर झाड़ू कैसे देना है? ये सब तो सिखाया नहीं जाता। ये तो कॉमन सी चीजें हैं जो अपने लिए आनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो उसे पूरे परिवार के लिए सीखना है। तो पत्नी अपनी कुंठा में हो जाती है और पति के पास समय ही नहीं रहता। उससे यह कहा ही नहीं, वो कभी बचपन से देखा ही नहीं कि उसके जो फादर हैं या उसके घर में लोग हैं वो उसकी माँ को या उसकी भाभी को या उसकी दादी की भावनाओं को समझ रहे हैं। तो भावनाओं का रिश्ता तो बन ही नहीं पाता। और कहीं ना कहीं यही कारण है कि एक समय के बाद जब पति पत्नी एक साथ होते हैं और पत्नी कहती है तुम मुझे समझ नहीं पा रहे, तो पति कहता है पता नहीं तुम बोलना क्या चाह रही हो, क्योंकि दोनों के बीच तो बात होती ही नहीं है। एक कमाने में लगा है, दूसरा खाना बनाने में लगी है। तो दोनों के बीच का जो रिश्ता है उसमें जब समानता ही नहीं है, जब तो सामंजस्य कहां से बैठेगा? समानता किसी भी रिश्ते का आधार है, और इसलिए मैं बार बार कहती हूं कि फेमिनिस्ट बनने से कुछ नहीं होता, फेमिनिज्म प्रैक्टिस करने से होता है। अपने लाइफ में उसको लाइए। आप मर्द और औरत बनने से पहले इंसान बनिए। सबसे पहले अपने रिश्तों को तौलिए, और ये जो एक समान एक समय में रिश्ता बनता है ना, उसे संभालने की कोशिश कीजिए, उसे समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जब तक आप समझेंगे नहीं, चेंज आएगा कैसे? चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर, इवोल्यूशन उसी से हुआ है, और हम उसे ही भूल जाते हैं। अगर हम पहले की तरह ही रहने लगे और चीजों को ढोते चले आए जनरेशन वाइज कि मेरे पापा ने मेरी मम्मी को संभाला है, मैं अपनी पत्नी को संभालूंगी, तो पत्नी को संभालिए मत, पत्नी को बराबरी में लेके चलिए। पत्नी आपके साथ है, दोनों रिश्ते को नाम एक साथ दिया है समाज ने, फिर अलग अलग क्यों? वो भी कमाए, आप भी कमाए, कभी आप उसकी सुने, कभी वो आपकी सुने। ऐसा ना करें कि हर वक्त हम अपनी चीजों को उसके ऊपर
थोपते चले जाएं कि देखो मुझे ये खाने में पसंद है, देखो मुझे ये पहनना पसंद है, देखो मुझे यह पसंद है। ये जब वो आपके साथ आती है ना, तो आप दोनों का घर होता है, वो दोनों मिलके उस घर को बनाएं। ये नहीं कि वो आपके घर में एक जिसको हम ये काम वाली भी नहीं कह सकते, क्योंकि वो भी, उसका भी कुछ हक होता है। और हक क्या होता है, दोनों मिलके उस घर को का निर्माण करें, दोनों मिलके एक साथ चले, तो फिर धीरे धीरे चीजें अपने आप सुधर जाएंगी। और ये जो कोर्ट में डाइवोर्स का केस चल रहा है, मीडिएशन की बात आ रही है, जो डिप्रेशन लगातार आते जा रहा है फैमिली लाइफ में और हस्बैंड वाइफ के बीच में, ये सारी चीजें खत्म हो जाएंगी, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे से बात करें, आप दोनों एक साथ एक रिश्ते में जुड़ गए हैं, एक ही समय एक ही सेकंड में जुड़े हैं। तो फिर ये डिफरेंस आपने खुद क्रिएट किया है, उसको कोई और नहीं क्रिएट किया है। आप ये क्यों उम्मीद करते हैं कि आपकी पत्नी घर पे सिर्फ खाना बनाते रहे, या फिर आप अपनी पत्नी का प्रोटेक्शन लेके चल रहे हैं? उसको प्रोटेक्ट क्यों कर रहे हैं? उसको भी खड़े होने दीजिए ना, क्योंकि आप दोनों लगभग एक ही उम्र के हैं, आप दोनों के साथ सब कुछ समान है। वो आपकी जिम्मेवारी नहीं, आपकी सबसे अच्छी कंपेनियन हो सकती है। और पत्नी भी यही समझ के पति को लेके चले कि वो आपका कंपेनियन है, आपका वो केयर गिवर नहीं है। वो आपके केयर गिवर बन के नहीं आए हैं कि आपको पूरा पालन पोषण, भरण पोषण, खाना पीना सब देंगे। अगर आपको गहने का शौक है तो कमा लीजिए और गहना खरीदिए। गहना पहनना बुरा नहीं है, अगर आपको लगता है कि मुझे पसंद है, अपने पैसे से खरीदिए। अपने घर वालों को भी देखिए, अपने मैं पत्नियों से भी ये बात कहूंगी कि पत्नी बनना आसान है, लेकिन पत्नी बन के पैरासाइट नहीं बनिए। अपने हक को, अपनी चीजों को समझिए, जहां गलत लगे वहां बोलिए। और मैं पतियों से भी यही कहूंगी कि आप दोनों एक साथ पति पत्नी के रिश्ते में जुड़े हैं, तो दोस्ती का रिश्ता बनाएं, एक साथ एक कंपेनियनशिप बनाएं, पैरासिटिक रिलेशन से बचें। कमाएं, दोनों मिलकर कमाएं, दोनों मिलकर खाना बनाएं, दोनों मिलकर एक साथ चलें। और अगर हो सके, आप नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, अब आगे कोशिश करें कि कोर्ट मैरिज को प्रमोट करें। कोर्ट मैरिज सबसे लीगल मैरिज है जिसको कोई नहीं तोड़ सकता। लेकिन ऐसा क्या है, अगर मैं कभी भी बोलती हूँ कि दहेज बिना लिए शादी करने की बात करती हूँ, तो बोला जाता है कि लड़के में कोई कमी थी कि लड़की में कोई कमी थी। मुझे समझ ही नहीं आता है कि बिना कमी के क्या दहेज का कोई कॉन्सेप्ट खत्म नहीं हो सकता। और जब तक ये सारा कॉन्सेप्ट रहेगा ना, पति पत्नी का रिश्ता जो एक सेकंड में एक साथ शुरू होता है, वो एक बराबरी का कभी नहीं रहेगा। तो बस ये अलग क्यों के सवाल पर मैं अक्सर सोचती आ रही हूँ, और बस मैंने सोचा कि तमन्ना वानी के साथ और आप लोगों के साथ इस मंच में मैं आपके साथ इसको साझा करूं। अपने विचार जरूर दें। अगर चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अगर कुछ ना कर पाए तो मेरी गुजारिश है शेयर करें, प्लीज शेयर। तमन्ना वानी आप सबों के लिए, आप सबों का एक जेंडर इंडिफरेंट चैनल है। So this is Pallavi once again signing out from Tamanna Wani. See you again guys in some other video with some new concept. Till then, stay tuned. Thank you.